मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आलाकमान सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ ने देश में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी 5 दिनों तक कई घंटों तक पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस का मानना है कि जानबूझकर ईडी के जरिए गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है, इसलिए ईडी की यह जांच के बदले आग मालूम पड़ रही है। इसी पर देखिए आज बिग डिबेट। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ पैनल मौजूद है और उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से ईडी का जिन सामने आ गया है। कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी को बुलाया गया। इसके बाद से देश की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया। पहले राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस सड़क पर आ गई थी और अब सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई तो एक बार फिर से देश भर में सरकार और ईडी को लेकर कांग्रेसी सड़क पर है और जमकर बयानबाजी और आरोपों का दौर जारी है। दरअसल नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। दूसरी ओर गांधी से पूछताछ के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। जानकारी के मुताबिक कोविड से उबर रही सोनिया गांधी से पूछताछ करीब 2 घंटे तक चली और उनके अनुरोध पर पूछताछ सत्र समाप्त कर दिया गया। कुछ दिन में उन्हें अगले दौर की पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सोनिया गांधी से भी सहायक निदेशक स्तर के जांच अधिकारी ने पूछताछ की। ईडी मामले में राहुल गांधी से भी सहायक निदेशक ने ही पूछताछ की थी। ये जांच कांग्रेस से जुड़ी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर है। मामला वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का मालिकाना हक है। पूछताछ टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थे। संसद में भी कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किए जाने के मामले की गूंज सुनाई थी। विपक्षी नेताओं ने ये मामला जमकर उठाया। दूसरी तरफ सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। ये तो घटिया राजनीति है और ये अधिकारी लोगों की जमीर को भी मैं जगाना चाहता हूँ। क्या आप इसीलिए नौकरी कर रहे हैं? किसी एक दल को लाभ पहुँचाने के लिए, दूसरे दल के लोगों को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं? जवाब न दे करके केवल आपको दबाव डालने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए देश के अंदर आप भ्रष्टाचार के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य है। भारत के नहीं, दुनिया के इतिहास में कोई दल अपने नेता को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रहा है। बहरहाल नेशनल हेराल्ड मामले में तूल पकड़ दिया है, तो वहीं विपक्ष ने इस मामले को लेकर अपने अलग तर्क दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कई सालों से चले आ रहे नेशनल हेराल्ड के मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हर्षद शर्मा जी, स्टूडियो में मौजूद हैं। एनएसयूआई के ऑल इंडिया मीडिया चेयरपर्सन हैं और इसके साथ बीजेपी के डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट में। तो रुक करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हर्षद जी। ये पूरा मामला जिस तरह से उठा है, आज सोनिया गांधी जी से पूछताछ हुई है, क्या आपत्ति है आप लोगों? देखिए, 2019 और 2014 के चुनाव में इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना था चेंज के नाम पे, 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पे और 2019 में कि उन्होंने 2014 से 2019 में एक विजन जो रखा था उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके विपरीत इस पूरे 8 साल में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने क्या किया? बदले की भावना से राजनीति करी, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करी। ना महंगाई पर कंट्रोल है, ना पेट्रोल डीजल पर कंट्रोल है, ना बेरोजगारी की बात होती है, ना देश में जो एक सांप्रदायिक माहौल बना है उसके लिए शांति की अपील प्रधानमंत्री करते हैं। तो देश एक नई दिशा में जा चुका है और इन सब चीज़ों को जब कांग्रेस पार्टी सदन में उठाती है, मीडिया के समक्ष उठाती है, सड़क पर उठाती है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे जो वरिष्ठ 2 नेता हैं, जो हमारी पार्टी की बैकबोन है, जिनमें पार्टी की जान बसती है, राहुल जी और सोनिया जी,
और प्रियंका जी, इन लोगों को बार बार टारगेट किया जाता है। मैं सवाल, हमें ये दिक्कत है कि आज तक इस पर एफआईआर नहीं हुई। कोई वित्तीय जोखिम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि है, लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाए कि वित्तीय जोखिम क्या है। यंग इंडिया फाउंडेशन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इसके जो मेंबर्स हैं उनमें राहुल जी और सोनिया जी हैं, 2 अन्य लोग और हैं। उनको ना प्रॉफिट शेयर हो सकता है, ना उनको सैलरी मिल सकती है, ना उनको शेयर्स और डिबेंचर्स मिल सकते हैं। तो वित्तीय जो जोखिम है, जो कहते हैं कि वित्तीय गड़बड़ी है, वो साबित तो भारतीय जनता पार्टी करे या मीडिया में आके बता दे कि वो वित्तीय गड़बड़ी है क्या। ना प्रॉफिट शेयर हो सकता है, ना सैलरी मिल सकती है, ना शेयर डिबेंचर उनके नाम पे हो सकता है जी। तो किस तरीके का वित्तीय जोखिम है, ये आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई। और 2017 में ये पूछताछ हुई थी, इसी तरह हुई थी, बैक टू बैक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर जो देश के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जिसके आधार पर चुनाव होने चाहिए, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री चुन के आए थे, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल सामने रखते थे, वो सब विफल होता दिख रहा है। तो देश को कैसे दूसरी किसी चीजों में उलझाए रखें, उसके लिए ये एक तरीका है कि ईडी इस का मुद्दे पर लगातार कई बार पूछताछ हो चुकी है। तिवारी जी, ये सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी जी की उम्र को देखते हुए क्या ये पूछताछ, जो कई नेताओं ने सवाल उठाए थे, क्या ये पूछताछ उनके घर जाके नहीं हो सकती थी? नहीं, देखिए, ईडी के काम करने का अपना एक तरीका है। और ईडी जो है सोनिया गांधी जी से तो सिर्फ यही जानना चाहती है ना कि वो यंग इंडिया में किस तरीके से वो उसमें डायरेक्टर बनी, और डायरेक्टर बनी तो किस प्रकार से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो वो जैसा कि अभी इन्होंने कहा भी कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो पैसे गए तो कहाँ गए, किस नॉन प्रॉफिट काम में दिया गया, धर्मार्थ काम में दिया गया कि कहाँ दिया गया, किस नाम के तहत वो पैसे उसमें से दिया गया, खर्च किया गया, पैसे किस तरीके से नेशनल हेराल्ड से लिए गए, किस तरह से यंग इंडिया से दिए गए, वो सारी चीजें ही तो ईडी जानना चाहती है। और ईडी ने पर्याप्त समय दिया। सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो पर्याप्त समय दिया, 3 बार दिया। सोनिया जी ने 2 बार कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं हाजिर नहीं हो सकती, तो मौका दिया ईडी ने। नहीं, अब जब उनकी तबीयत ठीक है, जब वो अपने को स्वस्थ महसूस कर रही हैं, तो आज उन्होंने वो गई और अपनी बात कही होंगी। ईडी के जो अपने प्रश्न होंगे उसका उत्तर बिल्कुल उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि जो मैंने आपसे सवाल भी किया था कि क्योंकि उनकी उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्या दूसरा तरीका नहीं हो सकता? जी 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 इस समय 1 मिनट तिवारी जी, इस समय हमारे साथ राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के विवेक तनखा जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही, बताइए। जी, ये पूरा मामला जो है, जिस तरह से पहले राहुल गांधी जी से पूछताछ होती है, उसके कुछ दिन बाद, तो इसमें जो कांग्रेस को, आप एज ए अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो पहले हम सवाल आपको एज ए वरिष्ठ कांग्रेस नेता के तौर पे पूछ लेते हैं कि इसमें बड़ी आपत्ति क्या है, फिर दूसरा सवाल करते हैं। जी देखिए, हम लोग के ओपिनियन में तो ये फॉल्स केसेस हैं। यहाँ तो कोई पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं, लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है, और जो कुछ भी है कागज रिकॉर्ड पे है। दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट पे के साथ अवेलेबल है, इनकम टैक्स रिटर्न्स के माध्यम से या कॉर्पोरेट रिटर्न्स के माध्यम से, शेयर होल्डिंग रिटर्न्स के माध्यम से। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जिसके लिए आपको किसी को बुलाने की जरूरत है। और एक ओल्ड लेडी को आप बुला रहे हैं जो वैसे ही कोविड इम्पैक्टेड थी, अच्छा, उनको और भी प्रॉब्लम है। अब तो दूसरा कि उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, और आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, मगर आप बार बार इंसल्ट क्यों कर रहे हो? जो जिस प्रकार से उन्होंने उनको बुलाया और ऐसा सबरिंग टू ईडी, जैसे कि उन्हें कोई अपराधी है, कोई उन्होंने बहुत गलत काम किया है, तो सबको बुरा लगा। और इसीलिए आप देखिए पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, और कांग्रेस खाली नहीं थी, इवन पूरी ऑपोजिशन को बुरा लग रहा था इस बात को लेके। तो एक गलत कार्य हुआ। आई थिंक इसी बारे 2-2.5 घंटे में उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। जी, लेकिन एक अब अधिवक्ता के तौर पे आपसे पूछते हैं कि इस इतने मामले में यदि एफआईआर नहीं है और उनका नाम नहीं है, तो स्टे भी तो लिया जा सकता था इसमें कोर्ट से। क्यों स्टे लेंगे? हम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं जब कोई केस ही नहीं है हमारे केस। जी
ये तो ईडी जबरदस्ती का केस बना रही है, कोई केस ही नहीं है। 2015 में इसी ईडी ने इस केस को क्लोज कर दिया था, देयर इज नो केस। लेकिन इसमें लॉन्ड्रिंग हुई कहाँ है? लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है देयर इज अ राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी। जी, यहाँ कौन सा पैसा एक्सचेंज हुआ है, कौन सा पैसा किसने ट्रांसफर किया है? ये तो सेक्शन 25 कंपनी है, इसमें तो आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। इसका कोई इसमें डिविडेंड तक आपको नहीं मिलता है। जी, लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि कांग्रेस की प्रॉपर्टी कांग्रेस सुरक्षित कर रही है, उसमें भी आपको आपत्ति है। जी, लेकिन अब जिस तरह से पूछताछ हुई है, क्या कांग्रेस पार्टी इसके पूरे मामले के खिलाफ किसी तरह कोर्ट में जाएगी क्या, कि जिस तरह से उनको क्यों जाएगी? जी, कोई चार्जशीट तो हुई नहीं? नहीं, उनको पूछताछ जिस तरह से की गई है, या उन पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, उनकी उम्र को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए, तो किसी तरह ईडी के खिलाफ गांधी ने तो खुद बोला था, मिस्टर गांधी ने तो खुद ऑफर किया था कि आप मेरे को बुला लीजिए। आज भी मिस्टर गांधी ने यही बोला उनको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझे सेकंड हाफ में बुला लीजिए, मैं आके अपना और कुछ पूछताछ चाहते तो मैं कंप्लीट कर दूंगी। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्टर नहीं है। मैडम आप आएंगी सेकंड हाफ में, हमारे पास डॉक्टर नहीं। जी, उन्होंने 25 तारीख को फिर बुलाया है। जी, नहीं, मिस्टर गांधी ने ऑफर किया है, उन्होंने नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जी जी, तिवारी जी, जिस तरह से विवेक तनखा जी बता रहे थे कि इस पूरे मामले में कहीं कोई इस तरह से केस नहीं बनता है, उसके बाद उनको बुला के पूछना, इसलिए वो कोर्ट भी नहीं गए। में तो देखिए, ट्रिब्यूनल का आदेश हुआ कि इस मामले को केस बनाया जाए, पूछताछ किया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से ये लोग लड़ चुके हैं। ये लोग तो पहले आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश हो चुका है कि हाँ ये इस पे केस बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग केस बनता है और इसमें पूछताछ होनी चाहिए। तब जाके आज ईडी जो है पूछताछ कर रही है। पहले ये लोग ट्रिब्यूनल भी जा चुके हैं, लड़ चुके हैं, और हाई कोर्ट भी लड़ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी लड़ चुके हैं इस मामले में। ये लोग बहुत आज की तारीख में इनके पास कानूनी कोई दाव पेच बचा नहीं है, इसलिए आज इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा ईडी से। अच्छा, ईडी का एक फॉर्मेट है, ईडी के पूछताछ का अपना तरीका है, उन सवालों को सामने रखना और उनसे पूछना, सहूलियत से पूछना। उसमें सहूलियत से सोनिया जी जवाब भी दे सकती हैं। तो जल्दीबाजी में ईडी ने जल्दीबाजी भी कोई नहीं दिखाया, 2 मौका पहले भी दिया, और इस बार केवल प्रियंका जी ने इन्होंने केवल एक ही अपील की कि प्रियंका जी को साथ रखा जाए, ताकि वो बीमार हैं तो दवा देने का काम वो स्वयं करती हैं, इसलिए एक सहायक की जरूरत है। तो ईडी ने वो भी अलाउ कर दिया कि ठीक है, प्रियंका जी साथ में रह सकते। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जो मांग सोनिया गांधी जी ने की थी वो उन्होंने जरूर पूरी की है ईडी ने। इस समय हमारे साथ शांतनु सक्सेना जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन से, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। शांतनु जी, आपको आवाज आ रही है? शांतनु जी, you're audible. या शांतनु जी, ये बताएं कि जिस तरह का ये पूरा मामला है, आप लगातार इस पे आप लोगों की भी नजर भी होगी, ऐसे मामलों पे क्या ईडी किसी तरह किसी बिना एफआईआर के क्या किसी को पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिस तरह का अभी बातचीत में सामने बात आई है पूरी? देखिए, इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा जी। इसके बैकग्राउंड में है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जो नेशनल हेराल्ड का ट्रायल प्रोसीड किया गया वो जी, और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा नेशनल हेराल्ड में अपनी कंप्लेंट फाइल करी गई, जो कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर, जहां तक मेरी नॉलेज में है, चल रही है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर बेल ली गई थी, वो बैकग्राउंड है इसका। और उसी केस के अंतर्गत ये ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये हो रहा है। बट उसमें जो क्वेश्चन है वो ये उठता है कि जो वो केस है सुब्रमण्यम स्वामी जी वाला नेशनल हेराल्ड का केस, उसमें एलिगेशन में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंतर्गत आते हैं, जैसे 420 के केस एलिगेशन उसमें लगा हुआ है। अब उसको बेसिस बनाते हुए ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। बट क्वेश्चन ये उठता है केस के अंदर, जिसको कि देखना चाहिए, ध्यान देने का क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कोई एलिगेशन है, वो सिद्ध थोड़ी ना हुआ है। नेशनल हेराल्ड का केस में ये पाया थोड़ी ना गया है कि कुछ कोई कंक्लूसिवली ट्राई होकर किसी को गिल्टी पा लिया गया, इसलिए आप उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डिफाइन करता है। वो कहते हैं कि वो चीज जो कि प्रोस्यूट ऑफ क्राइम से आई है, या कहीं पे किसी मनी को लॉन्डर करने की कोई प्रोसेस हुई है,
तो जहां पे क्रिमिनल इंटेंट का मनी है उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा किया जाएगा, उसके अंतर्गत पीएमएलए में सजा दी जाएगी। तो वो जो पर्टिकुलर चीज है उसमें अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी वाला जो मैटर है, जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी ट्रायल कोर्ट में, उसका फाइनल कंक्लूसिव कोई डिसीजन नहीं आया है जी, लेकिन उसकी पेंडेंसी में एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया गया है, ये कहते हुए कि भाई हम इसकी पेंडेंसी में, क्योंकि ट्रायल में हमें बार नहीं किया गया ईडी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसलिए हम उस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो शांतनु जी, अब आप ऐसे इस प्रोसीजर- बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल हमारे समझ में आ रही है, लेकिन ऐसे मामले में क्या ईडी को भी चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, जहां तक चैलेंज करने का सवाल है वो जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके लीगल सलाह के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी केसेस में आप चैलेंज करना चाहते हैं, कहीं नहीं चाहते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है तो चैलेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। जी, बहुत इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करा, अभी तनखा जी भी लाइन पे थे आपके साथ में, देखा हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे जी। हैं। जब वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है, अगर इसके आगे कोई एक्शन होता है, कोई कहीं पे रिटर्न कंसेंट लिखते हुए, अपना रिटर्न ओपिनियन बनाते हुए, रीजंस रिकॉर्ड करते हुए ईडी आगे कुछ प्रोसीड करती है तो उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है जी, एंड उसको चैलेंज करने के कई आधार बन सकते हैं। ठीक है, जी। तो आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, तो जब आज कोई व्यक्ति जिसको कि आप समन कर रहे हैं वो अपीयर हो रहा है, अपीयर होकर अपना स्टैंड रख रहा है और जी। अपना स्टैंड बड़े कैटेगोरिकली सामने रख रहा है, बिल्कुल तो वो इससे अपने पहले राहुल स्टैंड को गांधी रख रहे हैं। का शांतनु जी, रखा। आपकी बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर से डिबेट में वापस होते हैं। तिवारी जी, जिस तरह आपने विवेक तनखा जी को और जो एडवोकेट्स को सुना, क्या एक जो जन मानस में यह पूरी एक बात चलती है कि देश के प्रमुख दलों के खिलाफ ईडी की जांच, कई नेताओं पर ईडी की जांच एक साथ शुरू हो गई है, तो ये क्या एक प्रकार से उनकी जांच जो चल रही है वो एक ये कहा जाए कि नियति है, या एक प्रकार से ये कहा जाए कि सिर्फ एक संयोग कहा जाए उन सबको? नहीं, देखिए, ईडी पहली बार कोई जांच तो कर नहीं रही है। देश में हमेशा जब कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं और पहले भी जो सरकारें रही हैं, तो ईडी तो अपना काम करती रही है समय समय से। देश में जहां भी जो भी केस उनके सामने आते हैं, तो जैसा कि अभी शांतनु जी कह रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार इस केस को सामने लाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जब आगे आए तो ये चीजें सामने आई, तो कोर्ट में भी ये मामला गया, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस बनता है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और इन लोगों ने उस पे अपने कोर्ट में अपील भी रखे, अपनी बात को भी रखा, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, इस पे ईडी अपना जांच कर सकता है। तो आज ये उसी का परिणाम है कि ईडी अपना काम कर रहा है, और पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सारे संसद जो है सांसद संसद से बाहर आकर कांग्रेस कार्यालय पर खड़े हैं, और स्कूटी, कर्नाटक में कहीं स्कूटी जलाया गया तो कहीं कार फूंक दी गई। ये अराजकता का माहौल करके जिस जांच को दबाने और प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, ये तो स्वस्थ परंपरा नहीं है भाई। अगर ईडी के दायरे में केस बनता है तो ईडी आज जांच कर रही है, अगर नहीं बनता तो नहीं करती जी। तो इसको तो गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस नहीं। पार्टी को इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। अराजक तरीके से विरोध भर करने से बात तो नहीं बनती। जैसे मैंने उसका आपसे सबसे सही तरीका है कि सोनिया जी उसका सही सही जवाब दे दें, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आरोप लगे हैं, जवाब जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये देखने में आया है, जो मैं आपको सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि किसी तरह जी। से प्लान तरीके से जो बड़े दूसरे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी को छोड़कर जितने बड़े नेता हैं दूसरी पार्टियों के हैं, उन पर जांच का शिकंजा क्यों कस रहा है सिर्फ? अभी संजय राउत से भी सामने पूछताछ आए। हुई जी। देखिए, जो केस सामने आता है उस पर तो ईडी काम करती है, ये जांच एजेंसियां काम करती हैं, सीबीआई काम करता है, लेकिन क्या होता है कि जब हाई प्रोफाइल मामला होता है, जो बड़े नेता होते हैं, तो उनको मीडिया बड़ी गंभीरता से लेता है, और मीडिया उन चीजों को पूरे देश के सामने रखता है कि ये हो रहा है, तो जैसे लगता है कि बड़े नेता के साथ तो बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। बहुत से ऐसे केस हैं जो हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन केस चलता है, उनसे पूछताछ होती है, मीडिया बहुत तवज्जो नहीं देता है, तो पूरे देश का ध्यान उधर कम जाता है। बड़े नेताओं के साथ ये है कि ध्यान जाता है, पूरे देश का ध्यान जाता है, सारे जनता का ध्यान जाता है कि इनके साथ ये जांच चल रही है और ये कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बड़े नेताओं के साथ जब भी जांच इस तरह की होती है तो राजनीतिक पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता नेता होते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, ये कहना है तिवारी जी का। लेकिन एक बात सामने ये है कि राहुल गांधी जी से इससे पहले पूछताछ हुई, हर्षद जी आपसे सवाल है कि, और सोनिया गांधी जी से हो रही है, तो इसमें यदि यंग इंडिया वाली कंपनी मामले में यदि किसी तरह का कोई जांच होना चाहती है, तो इतना सब कुछ रैली करना, जैसे बता रहे थे आगजनी करना, सड़कों पे उतरना की जरूरत है क्या?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूँ कि किसी भी तरह की अराजकता को हमारा समर्थन नहीं है। कुछ कार्यकर्ता अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। जी देखिए, जहाँ तक बात इस प्रोटेस्ट की है, इस प्रदर्शन की है, इस रैली निकालने और भीड़ इकट्ठी करके वहाँ पर पहुँचने की है, कार्यकर्ता एक तो खुद जाता है, उनको अपने लीडर से लगाव है। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये सोचते हैं कि वो हमारे नेताओं को उलझाकर मीडिया में हेडलाइन बना लेंगे और हम लोग चुप बैठेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें भी ये पता है कि ये एक राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है और इसको किस तरीके से डील करना है, इसकी हमारी एक अलग रणनीति है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ। 2005 से 2014 तक भी ईडी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, 112 केस रजिस्टर हुए और ठीक है, उसका जो कन्वर्जन रेट था, जो फॉल रेट था, वो 83% था। 83% केस, 17% केस सक्सेसफुल होते थे, 83% केस कोर्ट में आके ड्रॉप हो जाते थे। लेकिन 2014 से 2022 के बीच में 2975 केस रजिस्टर हुए और 98% केस कोर्ट में जाके गिर गए। तो भारतीय जनता पार्टी, ये कोर्ट में साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से ये करती है। मुझे बताइए, मैं तिवारी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। मुकुल रॉय जी को ईडी ने नोटिस भेजा था, वो बंगाल में भाजपा में शामिल हो गए, उसके बाद ईडी की जांच बंद हो गई। कुलदीप बिश्नोई जी अभी हरियाणा में कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उनको कुछ दिन पहले ईडी का नोटिस भेजा था, आज तक उनसे पूछताछ नहीं हुई। और आपने तिवारी जी ये भी कहा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी जवाब दे दें और वो फ्री हो जाएंगी। अगर सोनिया गांधी जी जवाब दे दे, राहुल गांधी जी जवाब दे दो, तो ईडी किस बात की जांच एजेंसी है? वो जांच क्या कर रही है? 2017 में भी उन्होंने पूछताछ करी, 2017 से 2022 5 साल हो गए, उन्होंने क्या जांच करी, उसका क्या निचोड़ निकला, उस पर क्यों एफआईआर नहीं हुई, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। या गृह मंत्रालय से फोन आ जाता है कि आपको पूछताछ करनी है और ईडी तोते की तरह लग जाती है पीछे। ये हमारा विरोध इस चीज से, हमारा विरोध पूछताछ से नहीं है। आपको जितनी पूछताछ करनी है, गांधी परिवार किसी से नहीं डरता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है, आप उसको पुलिस का डर नहीं दिखा सकते, एफआईआर का डर नहीं दिखा सकते। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पे पिछली बार जब राहुल जी से पूछताछ हो रही थी, तो आप, ये बड़ी शॉकिंग बात है, आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस का मिसयूज किया गया। जेपी नड्डा जी के घर के बाहर हमने विरोध प्रदर्शन करा तो 307 का केस दर्ज कर दिया। आप बताइए कि आरएसएस की जो सिंबॉलिक शॉट्स है उसको एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जलाया, तो इसमें हाफ मर्डर का या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कैसे बन गया? दिल्ली पुलिस ने लगाया, वो कोर्ट में जाके ड्रॉप हो गया। आप हमको नहीं डरा सकते, आप इन कोर्ट केस कचहरी से एनएसयूआई या कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरता है। हमारे खून में आजादी की लड़ाई थी और आज तक भी हमारे अंदर वो जज्बा और वो भावना है और लड़ेंगे। बिल्कुल हर्षद जी, जिस तरह से आप कह रहे थे आपको कि उस तरीके से आपको आपत्ति है, पूछताछ से आपत्ति नहीं है। और शशिकांत जी, जिस तरह से जो हर्षद जी का सवाल था, यदि इसका आप जवाब देना चाहें कि उन नेता जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनकी पूछताछ फिर रुक जाती है और बाकी जो शामिल होते हैं या बात नहीं होती है तो उनसे पूछताछ जारी रहती है। जी, इनके सवाल 2-3 सवाल। पहला कि मुकुल राय और कुलदीप बिश्नोई, उनका नाम लिया। देखिए, आप अभी खुद कह रहे हैं कि 5 साल हो गए जांच चल रही है। सबका नंबर, अगर किसी के ऊपर जांच बैठी है तो 5 साल 7 साल समय लगता है, सबके ऊपर जांच चलती रहती है, जांच बंद थोड़ी हो जाता है। हाँ, अगर किसी के जवाब से ईडी संतुष्ट हो जाती है, वो अगर पाक साफ निकलेगा तो बात करता, नहीं तो केस पूछताछ करिए ना, पूछताछ है। दूसरी बात कि सोनिया जी पे जो इनको जवाब देना है, जो भी सवाल है कि 38% की भागीदारी अंतिम समय में कैसे हो गई, वो किस तरीके से पैसे का ट्रांसफर हुआ, पैसे का ट्रांजैक्शन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन में आता है तो किस प्रकार आता है, नहीं आता है तो कैसे नहीं आता है, ये एक यदि बहुत ही निचू पूछा जाए कि ये डराने की संस्था बन गई है क्या, इसका जवाब सब लोग चाहते हैं क्या कि लोग डराने, यदि ईडी जो है बीजेपी के जरिए डराने की संस्था बन गई है? की बातों अर्षद जी कह रहे थे कि नड्डा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, 307 का केस लग गया, ये सिर फोड़ेंगे क्या? अगर सिर फोड़ने से और किसी का खून बह जाए, मर जाए तो 307 लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी तरीके से ईडी जांच कर रही है तो डराने वाली बात कहां से आ गई? आप सिर भी फोड़ेंगे 307 भी नहीं लगे, आप मर्डर भी करेंगे 302 भी नहीं लगे, और आप मनी लॉन्ड्रिंग भी, और आप सर मुझे एक हर्षद जी, यदि आपका जो जवाब है उसको जरूर दीजिए, लेकिन संवैधानिक संस्था के में यदि कोई पूछताछ करने बुलाता है तो सड़कों पे इस तरह बड़े नेताओं का उतरना भी किस तरह से सही? देखिए साहब,
मैं आपको आज का घटनाक्रम बता देता हूं, और यही आज हुआ है, वैसा का वैसा ही राहुल गांधी जी के पूछताछ के समय हुआ था। हमारे कुछ नेता एआईसीसी में जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, जयराम रमेश जी, रणदीप सुरजेवाला जी, पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एआईसीसी जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस वहां पर हमारे ऑफिस के बाहर रास्ता रोक कर थी। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? तो अपने ही कार्यालय में जा रहे हैं, इसमें दिल्ली पुलिस को क्या तकलीफ है? इसमें गृह मंत्रालय को क्या तकलीफ है? विरोध इस बात का है। आप ये सोच रहे हैं कि आप हमें हमारे कांग्रेस मुख्यालय में नहीं जाने देंगे, मीडिया में प्रेस बाइट नहीं करने देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, और उसके बाद भी हम चुप बैठेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और देखिए, आपने एक बात बोली कि तिवारी जी ने कहा कि मुकुल रॉय जी से भी नोटिस चला गया, 5 साल हो गए। भाई साहब, आप मुझे दीजिए जिसमें वो व्यक्ति भाजपा में शामिल हुआ और उसके बाद उससे एक बार भी जांच के लिए उसको बुला लिया गया होगा। देखिए, आपको इस देश में मैंडेट दिया था गुजरात मॉडल के नाम पे। आपने बताया था कि मैं महंगाई से लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा। आप एक नेता का नाम बता दीजिए पिछले में जिसको आपने जेल में भेजा हो, इसके खिलाफ जो नेता आपने एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। आप सिंधिया जी पर आरोप लगाते थे, आज सिंधिया जी भाजपा ने आरोप लगाना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में अग्रवाल जी थे, वो उनके खिलाफ जल्दी से शशिकांत तिवारी जी आपसे जवाब ले लेते हैं, डिबेट का वक्त पूरा हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि 2014 से ये लोग चिल्लाते रहे, 2019 में आके जनता ने जवाब दिया। उसमें किसी भाजपा के नेता, भाजपा प्रवक्ता देने की जरूरत नहीं है। 2019 में जन दिया कि इन लोगों की जो बातें हैं वो सरासर गलत है, झूठ है, इससे कोई सर, अगर चुनाव जीतना ही सब कुछ है तो 3 बार वाजपेयी जी भी चुनाव आ रहे थे और 4 बार सुषमा स्वराज जी भी चुनाव आ रही थी। बिल्कुल, आरोप अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 2004 में चुनाव हार गए थे। चलेगा, लेकिन मुझे मालूम है जो कांग्रेस के तेवर हैं वो भी ठंडा वाले नहीं है, और ये लड़ाई अभी फिर बुलाया है पूछताछ के लिए। और एक आप दे दें कि हमारी अब नई राष्ट्र जो होंगी, वो जो मुर्मू मैडम हैं वो नई राष्ट्र होंगी, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो। तो इसके लिए अब आज के कार्यक्रम के लिए आप शिरकत करने लगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल की डिबेट में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए बिग डिबेट। और किसी से नहीं डरती।